नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देख रहे हैं नागपुर इन्फो न्यूज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं नागपुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दयाशंकर तिवारी जी, जिनसे हम आज बात करने वाले हैं कोविड-19 के ऊपर, जिसका प्रभाव शहर पे दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं आने वाले समय में कोविड-19 से निपटने के लिए और वो किस प्रकार से इस बीमारी से, इस महामारी से निपटेंगे और जो नागपुर की जनता है उनको सहूलियत प्रदान करेंगे। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से कोविड-19 का प्रादुर्भाव जो बड़े प्रमाण में बढ़ा है और एकाएक बढ़ा है, इसके तरफ इसे संतुलित करने की दृष्टि से महानगर पालिका प्रयासरत है। मैं एक पार्श्वभूमि आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो प्रादुर्भाव बढ़ा है, इसकी पूर्व सूचना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से मई माह में आ गई थी कि अगस्त और सितंबर महीने में यहाँ पर बूम फूटेगा और प्रतिदिन 2000 के आसपास पेशेंट आ सकते हैं। और ये महानगर पालिका के साथ बैठक में आदरणीय मुंडे जी ने इसकी जानकारी दी थी। तब उस मीटिंग में हमने पूछा था कि भाई अगर 2000 पेशेंट प्रतिदिन आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी क्या व्यवस्था है। तो मुंडे जी ने कहा था कि काळजी करू नका, मी सर्व केलेला आहे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस दिन मुंडे जी का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उस दिन तक 1000-1200 लोग प्रतिदिन आना प्रारंभ हो गया था। उस समय भी बेड नहीं मिल रही है स्थिति थी और उस समय भी तुम्ही काळजी करू नका, मी सर्व केलेला आहे, यही रटा रटाया उत्तर उनके मुखारविंद से निकल रहा था। जब शासन ने पूर्व चेतना दे दी थी, चेतावनी दे दी थी कि 2000 पेशेंट निकलेंगे और प्रशासन के सारे अधिकार आयुक्त के हाथ में समाविष्ट थे, तो तात्कालीन आयुक्त ने 2000 पेशेंट जब मेरे पास आएंगे तो उसको रखने की व्यवस्था क्या होगी, इस दृष्टि से पूरी की पूरी तैयारी करना नितांत आवश्यक था, लेकिन नहीं किया गया। दुख के साथ कहना पड़ता है कि 20 अगस्त को हमारी सभा थी। उस सभा में हम फिर से प्रश्न पूछे गए। मैंने स्वयं स्थगन प्रस्ताव लगाया था और उसका विषय यही था कि जो लोगों के साथ में स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, बेड नहीं मिल रही है, लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट मची हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर के महानगर पालिका की क्या भूमिका है, इसको लेकर मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि दोपहर 3 बजे मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया और शाम को 5 बजे उन्होंने प्रेस लेकर के कहा कि हम 19 नए दवाखाने और चालू कर रहे हैं करके। ये बात अलग है कि 27 तारीख को चले गए, तब तक उसमें से एक भी दवाखाना चालू नहीं हुआ था करके। प्रैक्टिकल लेवल पर जो काम जमीन पर हकीकत में होने चाहिए थे वे नहीं किए गए। केवल कागजों पर कागजों का पुलिंदा बना करके और मीडिया के माध्यम से उसको प्रसारित करके केवल झूठी वाहवाही लूटने के अलावा कोई भी हकीकत में जमीनी काम नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम आने वाले आयुक्त को भोगने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सौभाग्यशाली है नागपुर की जनता कि जो आयुक्त अभी नागपुर में आए हैं, इन्होंने कोरोना में मुंबई शहर में काम किया है और मुंबई शहर में कोरोना में काम करने के कारण कोरोना से कैसे निपटना चाहिए उस व्याधि से, इसके लिए उनको किसी प्रकार के शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस नहीं पड़ी। आते बरोबर उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 27 अगस्त तक केवल 7 प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो जनता की सेवा के लिए थे, बाकी सारे हॉस्पिटल ने सेवा देने से मना कर दिया था। वर्तमान आयुक्त ने आकर के उनकी बेड की संख्या बढ़ा करके करीब आज 40 हॉस्पिटल प्राइवेट है जो जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। आपको कहने में किसी प्रकार की मुझे असमंजस नहीं है। मन में आपके प्रश्न उठ सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों? हमारे सरकारी दवाखाने हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, लता मंगेशकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ शालिनीताई मेघे हैं, ये सारे शासकीय दवाखाने हैं। इन सारे शासकीय दवाखानों में वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। माननीय महापौर जी ने एक समिति बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विजिट करके उसका सर्वे करके रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी मुझे थी। अब इसे सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने विजिट की, मेरे साथ प्रफुल्ल जी गुर्दे कांग्रेस के ज्येष्ठ नगर सेवक वो थे।
हमारे पूर्व उप महापौर ज्येष्ठ नगर सेवक सुनील अग्रवाल जी थे। हम आईजीएमसी के डीन से मिले, हम जीएमसी के डीन से मिले, हम लता मंगेशकर के डीन से मिले, हमने एम्स में जाकर के वहां से उनके डायरेक्टर से बात करी, हमने जाकर के शालीनता बेघे में गोड़े सर से जाकर के बात करी, और सारी लोगों से मिलकर के जब समस्या हमने पूछी तो एक ही समस्या थी कि बेड तो हमारे पास है लेकिन मेन पावर हमारे पास नहीं है करके। 20 जून के सभागृह में मैंने कहा था कि आदरणीय आयुक्त महोदय, जीएमसी और आईजीएमसी में आप जो 1200 बेड बता रहे हैं वहां के कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप इसमें से 600 साढ़े 600 बेड हमेशा खाली रहेंगे, यहाँ पर पेशेंट नहीं आ सकते, इसलिए इनके लिए डॉक्टर्स की, नर्सेस की, क्लास 4 के कर्मचारियों की आप नियुक्ति कीजिए। 20 जून को मैंने कहा था माननीय, और 20 जून में इसलिए बारंबार कह रहा हूं, तब 50, 100, 125 पेशेंट निकलते थे, इससे ज्यादा नहीं। उस दिन मैंने सचेत किया था कि आप इस व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। दुर्भाग्य 26 जून को आदरणीय तत्कालीन आयुक्त ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कारण किसी के जाने के बाद उसका नाम नहीं लेना चाहिए, किसी के जाने के बाद उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, और 26 जून को उन्होंने एक पत्र लिख दिया की 538 कर्मचारी की नागपूर महानगरपालिकेला आवश्यक आहे, आपण महानगरपालिकेला माणूस द्यावे। उसका पाठपुरावा नहीं, 5 आदमी नहीं आ सके, 5 आदमी नहीं आए महानगरपालिका में। आप कल्पना कीजिए कि अगर आदमी उनके समय नहीं आए तो वर्तमान में भी नहीं आना चाहिए था। व्यक्ति बदला, नीति बदली, काम करने का तरीका बदला, नए आयुक्त आए। अब जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में एक आदमी नहीं, और आप कल्पना कीजिए कि नए आयुक्त ने आने के बाद 20 दिन में करीब करीब 60 से 70 डॉक्टर आईजीएमसी को दिया, 40 से 50 डॉक्टर जीएमसी को दिया, 30 से 40 डॉक्टर्स लता मंगेशकर को दिए। आप कल्पना कीजिए कि नर्सेस उनको दी, आप कल्पना कीजिए कि क्लास 4 के कर्मचारी उनको दिए। आदमी बदलने से लोग कैसे नौकरी करने आ गए? कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव की आवश्यकता थी इस विपरीत वातावरण में, जिसके अधिकार निगम आयुक्त के पास थे कि वो ऐसे इंसेंटिव दे जिससे लोग आने के लिए तैयार हो जाए। शासन से मिलने वाला मानधन बहुत कम था। जिस पद के लिए 2 लाख रुपए का पेमेंट मिलता है, वर्तमान आयुक्त ने उसके लिए 2.5 लाख रुपए देने की तैयारी दर्शाई और 50,000 रुपए महानगर पालिका के तिजोरी से देने का निर्णय लिया। लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए। जिस एमबीबीएस डॉक्टर को 60,000 रुपए मानधन मिलता था, उसको 1 लाख रुपए देने की तैयारी माननीय आयुक्त महोदय ने दर्शाई। लोग काम करने के लिए आ गए। इतना ही नहीं, जिस बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस इन डॉक्टरों के लिए 30,000 रुपए का मानधन था, उन डॉक्टरों को 60,000 रुपए का मानधन देकर के बुलाया गया। वे भी काम करने के लिए आ गए। एक आदमी बदलने से, नीति बदलने से काम कराने के लिए आदमी लेना है, ये इच्छा शक्ति होने के कारण आयुक्त ने यह सब निर्णय लिया। आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि इसमें जो एडिशनल पेमेंट दे रहे हैं वो केवल महानगर पालिका देगी, बाकी सारे पेमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से हुई है। मुंडे जी भी थे, उस समय भी थी, और वर्तमान में भी राज्य सरकार की तरफ से हुई है। जीएमसी, आईजीएमसी, लता मंगेशकर को हमने जो एडिशनल स्टाफ दिया है, इसका पेमेंट वो नहीं देंगे, ये सरकार के तरफ से ही दिया जाएगा, लेकिन व्यवस्था करने का काम वर्तमान आयुक्त ने किया। आपने नाम लिया मुंडे जी का, तो मैं मुंडे जी के लिए आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि नागपुर की आम जनता ने ये आरोप लगाया है नागपुर की राजनीतिक भूतल पर कि मुंडे जी काफ़ी काम करना चाहते थे नागपुर में, लेकिन वो जिस तरीके से काम करना चाह रहे थे उन्हें काम नहीं करने दिया, और उसके साथ काफ़ी सारी राजनीति हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नागपुर शहर की सारी जनता को मैं बताना चाहता हूं कि वे कतई ये ना समझे कि मुंडे जी को हमने काम करने नहीं दिया। अरे मुंडे जी ने हमको काम नहीं करने दिया। मुंडे जी ने सारे के सारे अधिकार आयुक्त के पास थे। अरे हमें तो छोड़िए, पुलिस आयुक्त को काम करने नहीं दिया, कलेक्टर को काम करने नहीं दिया, डिविजनल कमिश्नर को काम नहीं करने दिया। सर्वाधिकार माझ्याकडे आहे, सर्वाधिकारी मी आहे, सर्व निर्णय मी घेईल। इस प्रकार से सारे के सारे अधिकार उनके पास समाविष्ट थे, और जिसके पास अधिकार समाविष्ट थे उसको काम करने से कौन रोक सकता है? उनको जो जो करना था उन्होंने किया। हां, अपने अधिकारों का उपयोग करते समय अगर मुंडे जी ने, मैं जनप्रतिनिधियों की बात सुनो ये नहीं कह रहा हूं, यहां जिनको समाज की जानकारी है, ऐसे सामाजिक जिम्मेदार लोगों को भी अपने साथ चर्चा में समाविष्ट करके इस बात का नियोजन किया रहता तो शायद उसका आधार निकल गया होता।
मैंने बताया कि 20 जून की सभागृह में मैंने बताया कि 600 बेड जीएमसी और आईजीएमसी में खाली पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है। अगर नगर सेवक दयाशंकर तिवारी की बात नहीं सुनते, लेकिन आंकड़ा सुन करके उसका विचार कर लिए रहते और वो 600 बेड की व्यवस्था कर दी रहती, तो गरीबों को दर दर की ठोकर खा करके नहीं भटकना पड़ता और बगैर ऑक्सीजन के एम्बुलेंस में बैठ करके प्राण नहीं तोड़ना पड़ता। मुंडे जी, आपके जमाने में तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी नहीं थी। मुंडे जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुंडे जी से एक चीज सीखने लायक है कि मुंडे जी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मुंडे जी ने एक मीडिया एजेंसी को हायर करके रखा हुआ है। मुंडे जी के साथ में नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस आईटी के इंजीनियर ने काम किया था, उसने नौकरी छोड़ दी है। वो आईटी के सेक्टर में धंधा करता है, व्यवसाय करता है, उसको रोजगार उपलब्ध करा करके काम दिलाने की जिम्मेदारी मुंडे जी ने ली हुई है। L&T कंपनी के डैशबोर्ड को सप्लाई की जिम्मेदारी उसी मगर नाम के आदमी को मिली। इतने ही नहीं, नागपुर महानगर पालिका में हमारे कचरे के लिए काम करने वाले जो बीवीजी और एजी है, उन दोनों के डैशबोर्ड की भी सप्लाई की जिम्मेदारी मुंडे जी ने दबाव डालकर मगर को ही दिलवाई। और यही मगर उनका मीडिया मैनेजमेंट का काम करता है, जो उनके साथ नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता था। आप कल्पना कीजिए कि जहां मुंडे वहां मगर, जहां मुंडे वहां मगर, जहां मुंडे वहां मगर, और जहां मुंडे नहीं वहां कोई अगर मगर नहीं। क्या कारण है? किसी आदमी के जाने के बाद उसके बारे में ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैंने सभागृह में कहा था कि आप झूठी बातें क्यों करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी के सामने उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के लिए 10,000 बेड की व्यवस्था की है। नवीन जी, आप मेरे सामने हैं, अगर 10,000 बेड की व्यवस्था मुंडे जी ने की रहती तो लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता। क्या वर्तमान आयुक्त ने 10,000 बेड को गुंडाल करके रख दिया है? झूठ बोला मुंडे जी ने। और मैंने जब सभागृह में यह प्रश्न उठाया तो किसी एक व्यक्ति ने उनके फेसबुक लाइव में उनसे पूछा कि दयाशंकर तिवारी बोलते हैं कि आप झूठ बोलते हैं करके, फडणवीस की मीटिंग में भी आपने झूठ बोला है करके। तो उन्होंने कहा, ज्याची जैसी मानसिकता तसा त्याचा विचार होऊन जाते। अब बताइए भाई साहब, शासन ने उनको चेताया था कि 2,000 लोग प्रतिदिन आने वाले हैं। देवेंद्र जी ने कहा था कि 10,000 कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने कहा था मेरे पास है, और जब मैंने आंकड़ा पूछा तो 2,480 के अलावा वो गिना नहीं सके थे। हकीकत थी, नीचे मुंडी डाल करके बैठ गए थे और बड़ी बेशर्मी से फेसबुक में कागज दिखाया उन्होंने। वो कागज मेरे पास भी है। उस कागज में केवल 2,480 बेड है ये लिखा हुआ है। बाकी आवश्यकता पड़ी तो हम इन जगह कर सकते हैं, ऐसे प्रस्तावित हो सकते हैं लिखा। उसकी भी टोटल 8,000 थी और 5,000 और जोड़ लो बोले राधा स्वामी के, तो 13,000 हो जाएंगे। राधा स्वामी में आप अपना कैमरा लेकर के जाइए, आपको शर्म महसूस होंगी कि मुंडे क्या है करके, मुंडे की सच्चाई क्या है। कल दैनिक भास्कर ने आर्टिकल लिखा, जिस दिन नेशनल टीवी पर आया उसके तीसरे दिन महाराष्ट्र टाइम्स वालों ने आर्टिकल लिखा। नागपुर महानगर पालिका में महाराष्ट्र टाइम्स खरीदना केवल इसलिए बंद कर दिया मुंडे ने कि उसने उनके विरोध में आर्टिकल छापा था। आप कल्पना कीजिए, हो तानाशाही, हिटलरशाही काम। अरे जिस समय 3 महीने का लॉकडाउन था, सारे नगर सेवक अपने बस्तियों में गरीबों के बीच में जाकर के काम कर रहे थे और मुंडे जी को मोकाट दे दिया था, मोकाट, स्वतंत्रता दे दी थी काम करने की कि आप जो करते हैं करो, हम आपके साथ खड़े हैं करके। और लॉकडाउन होने के कारण लोग घर के अंदर थे, इसलिए पेशेंट कम थे। मुंडे जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि जिससे पेशेंट कम हो गए थे करके। और रही बात लॉकडाउन खुलने के बाद में, तो मैंने पूछा है, मैंने सभागृह में पूछा है कि मुंडे जी तुम अज्ञातवास में क्यों चले गए। अगर हमने मुंडे को काम करने से रोका रहता तो हमने अज्ञातवास ये शब्द का वापर नहीं किया रहता। मुंडे जी को जब दिखा स्थिति मेरे हाथ से बाहर निकलते चले जा रही है, परदेसी जी ने कहा कि मुंडे जी, जब मैंने तुमको स्मार्ट सिटी के सीईओ का पद ने दिया था, तुमने गलत तरीके से उसका उपयोग कैसे किया। मुंडे जी जब लोगों के सामने दुष्चरित्र के रूप में नंगे होने लगे, नंगे, परदेसी जैसे अधिकारी ने कहा कि तुमने मेरे नाम का बेजा फायदा क्यों उठाया, क्यों झूठा कागज दिखा करके कहा कि परदेसी ने मुझे आदेश दिया है। ऐसे ही अभी भी कागज दिखाया कि मेरे पास 10,000 है। कागज दिखाने में मुंडे जी माहिर है, लेकिन उसको कैमरे में नहीं दिखाते मुंडे जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुंडे जी ने समय रहते पूर्व सूचना के आधार पर इस शहर में व्यवस्था को खड़े किया होता तो इस शहर की जनता को दर दर नहीं भटकना पड़ता। क्या कारण है कि मुंडे जी ये नहीं कर सके, इस पर विचार करना चाहिए। मुंडे जी यहां से ट्रांसफर चाहते थे, उन्होंने नागपुर के कोरोना की व्यवस्था पर ध्यान न लगाते हुए पूरे की पूरी ताकत अपना ट्रांसफर करवाने की उस पर लगा दी। और अपना ट्रांसफर जब उनका हो गया तो दुर्भाग्य से आप देखिए, जिस दिन मुंडे जी का फेसबुक लाइव था, उन्होंने कहा जिसकी जैसी विचार शक्ति वैसा उसका विचार। तो मैं दूसरे दिन उनको रिप्लाई देने वाला था, लेकिन मुंडे जी कोविड पॉजिटिव आ गए।
आपने मेरे माँ बाप ने आपने संस्कार आपने आपने रिप्लाई की बात करी, फेसबुक की बात करी और उसके साथ उनके ट्रांसफर की बात करी, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक ये सवाल रहेगा कि मैं आपका फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था जिसमें आपने कुछ पोस्ट किया हुआ था कि अब नागपुर महानगर पालिका ने इतनी व्यवस्थाएं बढ़ा दी है ताकि नागपुर की जनता को जिन जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें तकलीफों का सामना ना करना पड़े। आप लोगों ने ऑक्सीजन मशीन बढ़ा दी, बेड्स बढ़ा दिए, सहूलियत प्रदान कर रहे हैं आप लोग। वो चीज़ आपने मेंशन की थी फेसबुक में, तो मैंने आपको प्रोफाइल चेक किया जिसमें कई लोग आपके अगेंस्ट उसमें सवाल उठा रहे थे, आपके काम पर सवाल उठा रहे थे। वो चाहते हैं कि वो चीज़ वस्तु स्थिति जो है वो उन्हें ज़मीन पर दिखना चाहिए, जो कि उनके हिसाब से उन्हें ज़मीन पर नहीं दिख रही है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ट्रांसफ़र की बात अगर आप कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र ऐसा नागपुर की जनता को लगता है कि ट्रांसफ़र उनका करवाया गया है क्योंकि उनके साथ राजनीति की गई है। मैंने इससे पहले भी जो आपसे सवाल किया था कि मुंडे जी के साथ में राजनीति हुई है, ऐसा नागपुर की आम जनता का कहना है। और उसके अलावा मेरा इसी से सवाल ये जुड़ा हुआ है कि अगर मुंडे जी इतने ही मतलब अलग टाइप के इंसान थे, सिर्फ कागज दिखाते थे, सारी चीजें करते थे, तो जब वो जा रहे थे तो उनके फेयरवेल में इतनी सारी पब्लिक कैसे पहुंची थी? 3 महीने तक जब नगर सेवक अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे और शासन के निर्देश थे कि आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसको फेसबुक पे नहीं डालना, कारण गरीबों को अनाज बांटते हो, आप किसी की फोटो मत निकालो, गरीबों को घर में किट पहुंचाते हो, आप किसी की फोटो मत निकालो। इसलिए सारे के सारे नगर सेवक काम कर रहे थे लेकिन मीडिया से दूर थे और मुंडे जी हर चीज मीडिया में कर रहे थे। इसलिए लगातार किसी व्यक्ति को 3 महीने तक एक ही चीज दिखे कि मुंडे ही काम कर रहे हैं, मुंडे ही काम कर रहे हैं, मुंडे ही काम कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिश हो जाता है कि एक ही आदमी काम कर रहा है। और दूसरों का काम क्यों नहीं दिखता था? दूसरों का काम इसलिए नहीं दिखता था कि वो लोगों के घर में अनाज पहुंचाते थे, लोगों के घर में भोजन पहुंचाते थे और उसकी फोटो दिखाना ये लाजमी नहीं है, नैतिकता दृष्टि से भी लाजमी नहीं है, इसलिए नहीं दिखाते थे। 3 महीने तक लगातार अगर एक ही व्यक्ति बार बार एक ही व्यक्ति दिखाया जा रहा है और वह स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि पूरा काम मैं अकेले कर रहा हूं, पुलिस आयुक्त कुछ नहीं कर रहा है, कलेक्टर कुछ नहीं कर रहा है, डिविजनल कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा है, सब मैं ही कर रहा हूं, मेडिकल का डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, मेयो का डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, सब मैं ही कर रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आंबेडकर का घर टूट रहा है, अखबार में ये नहीं लिखा है भूतो ना भविष्यति पहला ऐसा आयुक्त जो आंबेडकर का घर तोड़ रहा है करके, है ना आयुक्त बैठा हुआ। इसके पहले अभिषेक बांगर थे, आंबेडकर के 2 घर टूटे, कभी ऐसा दिखा आपने लिखा कि पहला ऐसा आयुक्त जो गुंडे का घर तोड़ रहा है? लेकिन मुंडे जी के कार्यकाल में आंबेडकर का एक घर टूटा। मुंडे जी नागपुर में नहीं थे, मुंबई में थे, मुंबई से फोन करके फाइल बुलाई उन्होंने अपने ऑफिस में और ऑफिस से प्रेस नोट बनवा के बताया की ना भूतो ना भविष्यती असा आयुक्त नागपूरला भेटला ज्याने गुंडेचा मावलीचा घर तोडण्याचा धांडस केला, हिम्मत केली। मैं ये उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आज भी घर टूट रहा है, इस आयुक्त ने अपना नाम नहीं भेजा। बांगर जी के समय 2 घर टूटे, उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा, लेकिन वो घर तोड़ने का काम राजमाने साहब ने किया और मुंडे जी ने पेपर में छपाया मैंने किया करके। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी चीज का अनावश्यक रूप से श्रेय लेना ये मुंडे जी का मूल स्वभाव है। और मुंडे जी ने खुद होके ट्रांसफर मांगा, खुद होके ट्रांसफर मांगा। वो जो सिग्नेचर वाला लफड़ा है उसमें मुंडे जी फंसे हुए हैं, सीईओ वाला वो लफड़ा है उसमें मुंडे जी फंसे हुए हैं। क्या कारण है कि एजेंडा पर विषय आया कि सारे के सारे लोग मिलकर के पुराने विषयों को समाप्त कर ले। आज के आज आधे से ज्यादा 80% सरकारी अधिकारी उस समिति में थे और 18 में से 17 लोगों ने यह कहा कि नहीं, हम पुराने विषयों को समाप्त नहीं करेंगे, हम मुंडे को दोबारा सीईओ नहीं बनाएंगे। ऐसा निर्णय सारे सरकारी अधिकारियों को इंक्लूडिंग परदेशी सब लोगों को क्यों लेना पड़ा? उन्होंने राजनीतिक दबाव लाया था कि मेरे ऊपर लगे हुए आरोप वापस ले लो करके, लेकिन सारे अधिकारियों को अपनी खुद की जीवनी दिख रही थी। कल एक सामान्य आदमी उठ करके राइट टू इंफॉर्मेशन में चले जाता तो शायद अड़चन में आ सकते थे करके। इसलिए मुंडे जी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और वो जो 3 महीने में हैमरिंग मुंडे जी ने की और बाद में मुंडे जी ने प्रसारित किया मुझे काम नहीं करने दिया जाता। मुंडे जी का हाथ किसी ने पकड़ लिया था, मुंडे जी के पैर में बेड़ी डाल दी थी, मुंडे जी के हाथ में जंजीर डाल दी थी, मुंडे जी को मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था। किसने मुंडे जी को मना किया था? किसी ने नहीं। हाँ, मुंडे जी की बहुत सारी जो गलत बातें थी वो जनता के समक्ष आ गई थी। मैंने सभागृह में पूछा कि मुंडे तुम अज्ञातवास में क्यों हो? मैंने पूछा सभागृह में, मुंडे तुम अज्ञातवास में क्यों हो? अगर उनको हमने काम नहीं करने दिया होता तो अज्ञातवास में क्यों हमने नहीं पूछा होता? आप कल्पना कीजिए कि अगर हमने उनको काम करने से रोका रहता
तो हमारे हाउस से एक दिन पहले मैंने 19 हॉस्पिटल और चालू कर दिए, वो कैसे घोषित कर सकते थे? हकीकत में जो काम मुंडे जी को करने चाहिए थे उन्होंने उस कार्यकाल में नहीं किए और अपनी सारी बदनामियों का ठीकरा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। अरे जब अधिकार ही आपके पास है, दूसरे के पास है ही नहीं, तो जब आप सर्वाधिकारी हो तो आपको काम करने से रोक कौन सकता है करके? आप कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कैमरा है और शूटिंग करने का आपको अधिकार है। आप किसको दिखाओ किसको नहीं दिखाओ ये आपको तय करना है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि शूटिंग करते समय मुझे जबरदस्ती एक व्यक्ति ने बीच में मुंडी डाल करके अपनी मुंडी दिखा दी और मुझे काम नहीं करने दिया करके? आप कैमरा बंद कर सकते हो? मुंडे जी लोगों को बरगला रहे हैं और मुंडे जी की आदत है कि जिस शहर में जाते हैं उस शहर में अपने साथ काम करने वाले लोगों को बुला लेते हैं। शानदार फेयरवेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 4 फूल काफी है दुल्हन सजाने के लिए और 1000 फूल कम है अर्थी उठाने के लिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा उस बारे में। और रही बात आपने पूछा व्यवस्था की, तो मुंडे जी के जाने के बाद जो नए आयुक्त आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके आने के बाद एकदम से लोगों की संख्या बढ़ी है, पेशेंट की संख्या बढ़ी है। उस संख्या के अनुरूप जिस प्रमाण में काम होना चाहिए था, एकाएक 2 दिन के अंदर 2000 लोगों की व्यवस्था खड़ी नहीं की जा सकती थी। 3 महीने पहले सूचना थी, मुंडे ने करनी चाहिए थे, मुंडे ने ना करने के बावजूद वर्तमान आयुक्त ने की। आज जीएमसी में, आईजीएमसी में, लता मंगेशकर में, ये सारे के सारे हॉस्पिटल में एडिशनल डॉक्टर्स नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जिसका पेमेंट सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा, उनको नहीं देना पड़ेगा। कल कलेक्टर ने टेंडर निकाल करके एडिशनल 200 सफाई कर्मचारी क्लास 4 के आईजीएमसी को दिया और 276 जीएमसी को दिया, जिससे वहां की व्यवस्था में और सुधार हो सकेगा और पूरे 1200 बेड वहां पर कार्यरत हो सकेंगे। इसलिए 600 बेड एडिशनल वहां पर मिल जाएगी हमें। केवल इतना ही नहीं, और 40 नए हॉस्पिटल इसमें जुड़ सके और ये हॉस्पिटलों की संख्या जो है पहले 7 अभी 40, उसमें और 40 जोड़ करके करीब करीब 90 के आसपास हॉस्पिटल मिल जाए। और नागपुर महानगर पालिका के जो 5 हॉस्पिटल बने हुए वहां 500 बेड को एक्टिव करने की दृष्टि से म्युनिसिपल कमिश्नर ने राज्य सरकार से बात करके और सेक्रेटरी हेल्थ से बात करके उन्होंने जो एमडी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे 200 से ज्यादा डॉक्टर्स को नागपुर महानगर पालिका के लिए मांगा है, जिससे हम इन 5 दवाखाने को चालू कर सके। हमारा आईजीआर चालू हो गया, वहां 70 से 80 पेशेंट मौजूद है। डिलीवरी जो कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की होती है, बहनों की होती है, उनको जीएमसी और आईजीएमसी में जाना पड़ता था, वहां जाने से वो हिचकिचाते थे। इसलिए महानगर पालिका ने अपने पाचपौली के सूतिका गृह में महानगर पालिका ने कोविड महिलाओं को डिलीवरी की व्यवस्था वहां पर नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से की गई है। बचे हुए जो 2 दवाखाने वो भी इस सप्ताह में पूर्ण रूप से पूरी क्षमता के साथ में 200 डॉक्टर्स आते बरोबर प्रारंभ हो जाएंगे। जो काम इस आयुक्त ने किया, केवल इतने ही नहीं, 15 एम्बुलेंस थी, उसको 65 करने का काम माननीय आयुक्त महोदय ने किया। एक जोन में सर्वे के लिए एक टीम थी, यानी 6 लोग थे, उसको 120। आप कल्पना कीजिए कि 6 लोगों को 120 करने का काम वर्तमान आयुक्त ने किया। ये काम मुंडे जी भी कर सकते थे। मुंडे जी ने इनिशियली शुरुआती दौर में बहुत अच्छे से काम किया, सर्वे की टीम पूरी ताकत से काम कर रही थी और मुंडे जी ने उस समय जो लोगों को क्वारंटाइन किया था, हम सारे लोग मुंडे जी के साथ में आकर के खड़े थे। जब लोग पॉजिटिव नहीं थे तो क्वारंटाइन किया जा रहा था और जब लोग पॉजिटिव आ गए तो अपने घर के अंदर बैठे हुए। हमने बार-बार मुंडे जी से कहा कि स्लम में एक घर में 4 लोग पॉजिटिव है तो कैसे रहेंगे? स्लम में 2 कमरे का घर है, लोग कैसे रहेंगे? आप कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था कीजिए, कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था कीजिए। लेकिन मुंडे जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान आयुक्त उस दृष्टि से कार्यरत है। कोविड केयर सेंटर में भी मुंडे जी के समय में जो 30-40 पेशेंट रहते थे, आज 1500 के आसपास पेशेंट कोविड केयर सेंटर में उपलब्ध है। जिनके पास घर में रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखने की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से की जा रही है। मुंडे जी के जमाने में वहां ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, वो सारी व्यवस्था इस आयुक्त ने वहां आने के बाद कर दी है करके वहां डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की है। जो मैं आपको एक लाइन में 2 आयुक्त के बीच का अंतर बताना चाहता हूं। इंदिरा गांधी रुग्णालय का सर्वे करने में गया, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नगर सेवक प्रफुल्ल गुर्देवी गए। हमने पूछा कि इस हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? उन्होंने कहा डॉक्टर किम्मत करे। हमने पूछा मैडम आपकी डिग्री क्या है? उन्होंने बोला मैं एमडी गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। अब कोरोना के हॉस्पिटल का इंचार्ज एमडी गायनोकोलॉजिस्ट होगा। हमने पूछा मैडम यहाँ ईसीजी मशीन है, उसको कौन देखता है? बोले मशीन तो है, ईसीजी निकाल लेते हैं, लेकिन उसको रीड करने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है करके। अभी वर्तमान में 30 से 40 लोग वहां जाकर के काम कर रहे हैं। ये 2 लोगों के बीच में अंतर है। हाँ, इतना ही अंतर है, एक आदमी बोलता था, काम नहीं करता था, एक आदमी काम कर रहा है लेकिन बोलता नहीं है। मुंडे जी मेरे दुश्मन नहीं थे, ना है ना रहेंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूं और जनता के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है और मैं चुपचाप बैठूं
तो जिन्होंने मुझे निर्वाचित करके दिया है मैं उनके साथ अन्याय करूंगा। और ईश्वर ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार किए हैं कि गलती को बर्दाश्त मत करो, उसको जनता के समक्ष रखो, लोग उसका क्या विपर्यास करते हैं उस पर ध्यान मत दो। तुम्हें जिन्हें निर्वाचित किया है उस अंतिम व्यक्ति की लड़ाई तुम लड़ो, मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। फेसबुक पर ट्रोल करते समय मुंडे के चाहने वाले, नागपुर पोल फोल के नाम से मुंडे का पेज खुला हुआ है, ऑरेंज सिटी के नाम से मुंडे का पेज खुला हुआ है, आप पार्टी के नाम से मुंडे का पेज खुला हुआ है। ये सारे लोग, मैं कुछ भी बात लिखता हूं तो उसको ट्रोल करते हैं। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। वर्तमान आयुक्त ने 40 हॉस्पिटल के लिए 40 ऑडिटर नियुक्त कर दिया और कहा कि अब बिल बनेगा तो पहले हम चेक करेंगे और हम पेशेंट को बिल देंगे, हमारे चेक किए बगैर बिल नहीं दिया जाएगा। अब उस पर ट्रोल करना चालू कर दिया। अब तो इनकी दुकानदारी चालू हो गई, अब तो ऑडिटर भी इनका होगा, अब तो कमीशन भी इनका होगा। अरे तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती और हम वहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे अगर अंकुश लगाना है तो उस पर किसी तीसरे व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा कि नहीं, और तीसरे व्यक्ति को बैठाना है तो कम से कम अकाउंट का जानकार होगा कि नहीं और मेडिकल का जानकार होगा कि नहीं। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा दूसरा कौन हो सकता है। और एक हॉस्पिटल के लिए एक ऑडिटर, इसका मतलब तुरंत उसको फैसला मिलना चाहिए। इस दृष्टि से वर्तमान आयुक्त ने किया है। वर्तमान आयुक्त अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बार बार आयुक्त कह रहा हूं, महापौर नहीं कह रहा। इसलिए कह रहा हूं कि मुंडे के समय भी अधिकार आयुक्त को थे, इसलिए आप जो कहते मुंडे ने काम किया, इसलिए काम अधिकार उसके पास थे तो काम वही करेगा। वर्तमान में भी मैं कह रहा हूं कि आयुक्त ने काम किया इसलिए कि अधिकार आयुक्त के पास है तो वही काम करेगा। काम करेगा तो उसका श्रेय उसको, काम नहीं करेगा तो उससे होने वाला जो दुष्परिणाम है उसकी जिम्मेदारी भी उसको होगी करके। इसलिए केवल श्रेय मैं लूं और दुष्परिणाम के लिए मैं ये कह दूं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया। अरे भाई, अधिकार तुम्हारे हाथ में थे तो तुमको काम करने से किसने रोका? सारे अधिकार तुम्हारे पास थे, इसलिए सारे अधिकारों का उपयोग करते, काम करते और हकीकत में काम करते। केवल मीडिया के सामने झलकने के लिए काम नहीं करते तो आज नागपुर की शहर की जनता को ऐसे मरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता था। ये थे दयाशंकर तिवारी जी, नागपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर सेवक, जिन्होंने बताया कि काफ़ी सारी ऑक्सीजन मशीन अभी नागपुर शहर में बढ़ा दी गई है, जो कि 15 थी उसे 65 कर दी गई है और दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था की जा रही है ताकि नागपुर में रहने वाली जनता को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ कैमरामैन सर्वेश दुबे, नवीन मिश्रा, नागपुर। For more updates, subscribe to our channel Nagpur Info and website www.nagpurinfo.in.